हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। देखिए, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम 2019 में पूछे गए थे। ये दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। देखिए, बच्चे का भाषा का विकास एवं अर्जन पूछा है इसमें। तो देखिए, ऑप्शन है हमारा जन्म से पूर्व अवधि, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जन्म से पूर्व बच्चा क्या भाषा सीखेगा। देखिए, सेकंड है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है बच्चे की, वो 2 से 7 वर्ष की होती है और इसमें बच्चा बेहद संवेदनशील होता है भाषा सीखने के लिए। तो सबसे ज़्यादा विकास हम उसकी भाषा का 2 से 7 वर्ष की अवस्था में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। देखिए, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं दी थीं। उन 3 अवस्थाओं में तीसरी अवस्था की 2 उप अवस्थाएं हैं, जिसमें से एक है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये किसका उदाहरण है। देखिए, लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है शिक्षक, तो ये किसका उदाहरण होगा, जेंडर पक्षपात का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में परिचर्चा के दौरान, कि रिपीट हो गया है क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। देखिए, जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करना, जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन इसमें जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना है। देखिए, परिचर्चा करना बहुत पॉजिटिव वर्ड होता है। ज़्यादातर आंसर अगर परिचर्चा आपको मिले तो यही राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। देखिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय, सामाजिक एवं सांस्कृतिकता का सिद्धांत किसने दिया है, ये लेव वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने दिया है। देखिए, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और जीन पियाजे, ये 3 मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे हर बार सीटेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हर बार 100% आते ही आते हैं। तो आप इन तीनों के सिद्धांत अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। देखिए, 5 वर्ष की एक लड़की है नजमा और वो जिग्सा पहेली को सुलझा रही है। तो वो खुद ही से कहती है, देखिए स्वयं से कहती है, वो स्वयं से वार्तालाप करती है। तो वाइगोत्स्की ने इसको व्यक्तिगत वार्ता कहा है। जब बच्चा स्वयं से कुछ बोलता है, स्वयं को निर्देशित करता है, तो उसको व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। देखिए, बच्चा कोई काम कर रहा है, उससे नहीं हो रहा, तो उसको संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर उसको सहयोग भी देना। तो ये क्या है, ये पाड़ या ढांचे में आता है। पाड़ या ढांचा क्या होता है, बच्चों को स्टार्टिंग में देखिए सहयोग प्रदान किया जाता है। जब वो धीरे धीरे सीखने लगता है तो उस सहयोग को कम करते रहते हैं, इसी को पाड़ या ढांचा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है।
देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है। देखिए जीन पियाजे ने बच्चे की 4 अवस्थाएं बताई हैं। जो 0 से 2 वर्ष की है शैशवावस्था, फिर है 2 से 7 वर्ष की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं इसको, फिर है 7 वर्ष से 11 वर्ष, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। देखिए 7 से 11 वर्ष की उम्र में बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है और संरक्षण उसके अंदर संरक्षण के भाव आते हैं और कक्षा में समावेशन कर लेता है वो 7 वर्ष के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। कि पियाजे की संरचना पूछा है इसमें, तो पियाजे की संरचना है स्कीमा। देखिए स्कीमा क्या होता है, जैसे बच्चे को कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बच्चा किसी चीज़ के बारे में पूछता है और उसमें फिर दोबारा से परिवर्तन होता है, तो उसी को स्कीमा बोलते हैं। मतलब बच्चे के ज्ञान में परिवर्तन या विस्तार को स्कीमा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे ने कहीं गाय देखी, कोई शहर का बच्चा है, उसने गाय देखी सफ़ेद रंग की, उसने अपनी माँ से पूछा कि ये माँ ये क्या है, उन्होंने बोला कि ये गाय है। तो उसने देखा कि इसके 4 हाथ पैर हैं, तो मतलब ये क्या है, गाय है। जब वो बाद में गांव जाता है, उसने काले रंग की गाय देखी, उसने अपनी माँ से पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये गाय है। पहले बच्चे ने सोचा था कि गाय सिर्फ सफ़ेद रंग की होती हैं, लेकिन अब उसे पता लग गया कि गाय काले रंग की भी होती है, तो उसके ज्ञान में परिवर्तन हुआ। इसी को क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। उसने अपने ज्ञान में परिवर्तन किया और अपने ज्ञान को बढ़ाया, इसी को क्या बोलेंगे, स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए आकलन, असेसमेंट, कि इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, प्राथमिक उद्देश्य। ऑप्शन है हमारा विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ये नहीं होगा। देखिए किसी भी आकलन में विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना होता ही नहीं है। नेक्स्ट है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों को कितनी स्पष्टता है और उसको कितनी भ्रांतियां हैं, ये समझ लेना किसी शिक्षक का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। देखिए बुद्धि के बारे में पूछा है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। देखिए बुद्धि कोई निश्चित योग्यता नहीं है कि इस चीज़ में इसकी ज़्यादा योग्यता है तो इसकी बुद्धि ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड ऑप्शन है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। देखिए बुद्धि के कई आयाम होते हैं। देखिए 7 प्रकार की बुद्धि होती है, प्रत्येक व्यक्ति की 7 प्रकार की बुद्धि होती है हर व्यक्ति में। तो देखिए एक प्रकार की बुद्धि को तो परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा जा सकता है, लेकिन 7 प्रकार की बुद्धियों को नहीं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है, नहीं। देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी क्या है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए बुद्धि जो है बहुआयामी है, इसके 7 आयाम होते हैं, 7 प्रकार की बुद्धि होती है हर व्यक्ति में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शन कर रही है। देखिए कोई समस्या है और रूही उस समस्या के एक से कई समाधान निकाल लेती है, एक से अधिक समाधान निकालती है।
और इनमें से कई समाधान जो हैं वो मौलिक होते हैं। तो रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है कि रूही के विचार जो हैं वो सृजनात्मक हैं, उसकी बुद्धि कैसी है, क्रिएटिव है, सृजनात्मक विचारक है वो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।